तो अगले लेक्चर में आपने देख लिया कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। ये हमने जान लिया कि दोनों भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होने के बावजूद दोनों को एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति करनी है, और उद्देश्य की पूर्ति करनी है इसलिए दोनों आपस में मिलते हैं। आपस में मिलते हैं तो उससे विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसको हमने ये भी बोल सकते हैं कि प्रकृति से विकास की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जब प्रकृति में विरूप परिवर्तन हो या विरूप परिणाम हो। तो विरूप परिणाम क्या होगा? एक तो स्वरूप था, स्वरूप परिणाम में प्रत्येक गुण अपने वर्ग में समाहित होगा। हलचल तो होगी लेकिन अपने वर्ग में चलेगा वो। विरूप में क्या होगा? सत्व जो है वो रज में जाएगा, रज तम में जाएगा, या सत्व तम में जाएगा, तम रज में चल जाएगा। तो ये सत्व तम में गया, तम रज में आया। इसका पैटर्न ये है इसका ना, सत्व तम में आया तब रज में आया। अब रज बात क्यों आया? क्योंकि रजस गुण जो है वो क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशील होगा तभी वस्तु का निर्माण होगा, वस्तु बनेगी, है ना। तो सत्व का रूपांतर तमस में, तमस का रजस में हुआ। रजस गुण है ये जो क्रियाशील है, चेतनशील है, इसलिए यहाँ से वस्तु का निर्माण आरंभ होने लग जाएगा। यहाँ से जगत के बनने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाएगी। तो ये हो गया कि प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दोनों का संयोग कैसे होगा? दोनों का संयोग होगा जब प्रकृति में विरूप परिवर्तन होगा। विरूप परिवर्तन कैसे होगा? जब सत्व का तम में रूपांतर और तम का रजस में रूपांतर होगा। रजस में क्यों होगा? क्योंकि रजस जो है ये क्रियाशील है या गतिशील है। अब गतिशील हो गया तो वस्तुओं का बनने की प्रक्रिया जो है वो भी आरंभ हो जाती है। कैसे होती है? सबसे पहला तत्व अपने कहते हैं प्रकृति। क्यों प्रकृति? क्योंकि पुरुष का योगदान इतना ही है। वो कहता है कि मैं आपके विकासवाद के पूरे चार्ट में वही पाऊंगा जहां से प्रक्रिया आरंभ करनी है। तो मैंने प्रक्रिया आरंभ कर दी है, वो प्रकृति के साथ मिलकर मैंने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अब मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि पुरुष जो है वो इस विकासवाद में न तो कारण है वो न ही कार्य है। जब आपने 4 इंडेक्स बनाएंगे तो उसमें पुरुष जो होगा आत्मा, वो न तो कारण होगा न कार्य होगा। ये प्रकृति जो है ये कारण होती है। तो कारण तो हमने पहले दे दिया। अब प्रकृति से सबसे पहले किस तत्व का विकास होगा? प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व का विकास होगा, या महत तत्व जो है ये उत्पन्न होगा। महत का मतलब क्या है? विराट से है। विराट जो बहुत बड़ा व्यापक हो उसको बोलते हैं विराट। इसको 2 दृष्टियों से होते हैं, एक तो महत आंतरिक दृष्टि से और एक बाह्य दृष्टि से। आंतरिक दृष्टि से इसको बुद्धि भी कहते हैं, बाह्य दृष्टि से इसको महत कहते हैं। महत मतलब विराट होगा, व्यापक होगा। तो ये बुद्धि है। इसको इसके 2 कार्य हैं। एक तो है निश्चय, किसी भी वस्तु के बारे में निश्चय करना, यह वस्तु ऐसी है, यह ऐसी है, निश्चय करना। और निश्चय करके बाद में उसके बारे में अवधारणाएं तैयार करना, परिभाषा तैयार करना। तो हम जब भी कोई निश्चय करते हैं अपने दैनिक जीवन में भी किसी के बारे में हम बोधनीय करते हैं तो हम बुद्धि के द्वारा ही निर्णय करते हैं। और बुद्धि के द्वारा निर्णय करने के बाद में हम उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं या परिभाषाएं बनाते हैं। तो निश्चय और अवधारणा ये इसके 2 कार्य हैं। अब सांख्य दर्शन में एक बात हो है कि महत को हमने यहाँ बुद्धि माना है, बुद्धि माना है। अब प्रश्न ये आता है, इससे हटके जब अपने सांख्य दर्शन के ज्ञान विमर्श की बात करते हैं कि सांख्य दर्शन में ज्ञान कौन प्राप्त करता है, ज्ञान को धारण करने वाला कौन है? तो वहां उत्तर यह दिया जाता है कि सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करना बुद्धि का कार्य है। अब बुद्धि जो है ये क्योंकि प्रकृति का विकार है, बुद्धि प्रकृति का कार्य है,
प्रकृति क्या है? जड़ है, अचेतन है, तो बुद्धि भी अचेतन होगी, है ना? जैसा कारण होगा वैसा इसका कार्य होगा। अचेतन है, इसमें ये तो संभव नहीं कि इसमें अचेतन हो, ये इसमें चेतन कार्य है, ये संभव नहीं है। अचेतन है तो ये भी अचेतन ही होगा। तो प्रकृति अचेतन है, ये अचेतन है, बुद्धि अचेतन है। तो जब हम एक और कह रहे हैं कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करती है, बुद्धि निश्चय करने का कार्य करती है, बुद्धि अवधारणाएं बनाने का कार्य करती है, दूसरी ओर हम कह रहे हैं बुद्धि तो अचेतन है, बुद्धि तो जड़ है, तो जिसमें चेतना नहीं है वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? कई बार ये सवाल आता है, पूछते भी है कि जब बुद्धि जड़ है, बुद्धि चेतन है, तो ये ज्ञान प्राप्त करने का कार्य कैसे करेगा? ज्ञान प्राप्त करने का कार्य तो आत्मा का होना चाहिए, लेकिन यहाँ शांति कहते हैं कि नहीं, ये ज्ञान बुद्धि ही प्राप्त करती है, बुद्धि का काम ही है ज्ञान प्राप्त करना। तो बुद्धि अचेतन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज्ञान प्राप्त करता है। कैसे? सांख्य इसके उत्तर में यह बात बोलता है कि ये बुद्धि जो है, ये चूंकि अचेतन तो है, जड़ है, लेकिन ये है पुरुष के सबसे ज्यादा समीप है। प्रकृति का विकार है तो अचेतन तो है ये, लेकिन ये पुरुष के सबसे ज्यादा समीप है। प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, जितने भी विकार हैं, उनमें यह तत्व ऐसा है जो पुरुष के सबसे ज्यादा समीप है। पुरुष मतलब आत्मा, यह तत्व ऐसा है जो आत्मा के सबसे ज्यादा समीप है। और आत्मा क्या है? आत्मा चैतन्य प्रधान है, आत्मा ज्ञान प्रधान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और यह तत्व जो है ये इसके बिल्कुल संपर्क में है, बिल्कुल ये वो पास में है। तो आत्मा का प्रतिबिंब जो है वो बुद्धि में पड़ता है। आत्मा का प्रकाश जो है, जो ये चैतन्य स्वरूप है, आत्मा का प्रकाश जो है, इसकी रोशनी जो है वो बुद्धि पर पड़ती है। जैसे ही आत्मा का प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है, बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, और बुद्धि प्रकाशित होते ही यह वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने लगती है। यानी अचेतन तो है, लेकिन इसमें चेतना कहां से आई? आत्मा के प्रतिबिंब, आत्मा के निकट होने के कारण है। आत्मा और बुद्धि, प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, उनमें केवल यह तत्व ऐसा है जो कुछ पुरुष से मिलता है, आत्मा से मिलता है। आत्मा से इसका भेद थोड़ा कम है, तो भेद तो है लेकिन थोड़ा कम है। इसलिए इस पुरुष का प्रतिबिंब जो है वो बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि पर ही क्यों? अहंकार पर क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वो उससे ज्यादा भिन्न है। ये इसमें और इसमें अंतर थोड़ा कम है। इसलिए पुरुष आत्मा का प्रकाश जो है, आत्मा की रोशनी जो है वो बुद्धि पर पड़ेगी, और बुद्धि पर पड़ने से बुद्धि प्रकाशित होगी, और बुद्धि प्रकाशित होने से वो वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने लग जाती है। इसलिए सांख्य दर्शन के बारे में ये कहा जाता है कि बुद्धि अचेतन है, लेकिन फिर भी वह वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि पुरुष का प्रतिबिंब से वो प्रकाशित हो जाती है। तो प्रकृति हो गया, दूसरा तत्व हो गया महत। प्रकृति ने महत बनाया, महत का कारण प्रकृति, प्रकृति का कार्य महत। तीसरा आया अहंकार। अहंकार क्या हुआ? अहंकार का मतलब क्या हुआ? अहंकार का मतलब किसी वस्तु के बारे में मैं या मेरे का भाव, ये वस्तु मेरी है, ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं इस कार्य कर रहा हूँ, किसी वस्तु के प्रति अपनापन, ये चीज मेरी है, ये चीज हम सबकी है, ये चीज अहंकार का। किसी वस्तु के बारे में मैं और मेरा का भाव जो है वो ही अहंकार कहलाता है। अहंकार को उत्पन्न किसने किया? महत ने किया, नहीं कि प्रकृति ने किया। अहंकार का कारण अगर पूछे तो वो महत है, बुद्धि है। और अहंकार, महत का कार्य क्या हुआ? महत का कार्य हो गया अहंकार, अहंकार का कारण महत हो गया। तो अहंकार, किसी वस्तु के बारे में मैं और मेरा का भाव जो है वो अहंकार है। अहंकार के तीन प्रकार कौन कौन से?
सबसे पहला, जैसे प्रकृति में 3 गुण है वैसे ही इसके 3 वेद जो है वो इनके नाम बनी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये इसके 3 वेद। अहंकार जो है महत ने उत्पन्न किया, अहंकार को, अहंकार की ये 3 भाग है, अहंकार ने उत्पन्न नहीं किया है, ये इसके 3 भेद है, सात्विक अहंकार, राजसिक या तामसिक। अब ये अहंकार भी आगे जाके अन्य विकारों को उत्पन्न करेंगे। तो सात्विक अहंकार है, उससे किन किन चीजों की उत्पत्ति होगी? एकादश इंद्रियों की। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, ये सारे सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं। राजसिक से कोई भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका कार्य गति देना, इसने केवल गति दी है, इसका कार्य क्रियाशील, खुद क्रियाशील है और अन्य वस्तुओं को भी क्रियाशील या गतिशील बनाता है। राजसिक कोई वस्तु का उत्पादन या प्रादुर्भाव इससे नहीं होगा। तामसिक, इससे पंच तन्मात्र, तामसिक से पंच तन्मात्र, कौन से? रस, स्पर्श, गंध, शब्द और रूप। ये 5 जो है, ये पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति तामसिक से होगी। यदि अहंकार से कुल माने तो 11 और 5 कितने? 16 तत्वों की उत्पत्ति होगी। 11 के सात्विक से होगी और तामसिक से इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होगी। धन्यवाद।